हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज अपनी नई सीरीज़ में, जिसका नाम हमने रखा है बुनियाद। तो बेसिकली हमारी पीपीटी से भी वेट नहीं हो रहा है, कह रही भाई फटाफट शुरू करो, राइट। तो हो सकता है बच्चों से भी वेट ना हो रहा हो, पर ये हमारी जो सीरीज़ है ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बायोटेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम रहती है, बायोटेक्नोलॉजी समझ नहीं आती और बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस उनके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि IBPS AFO है, UPSSC AGTA है, FCI है, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आपके आते हैं, लेकिन आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी वन लाइनर बुक लेके आपको उसमें से बेसिकली रटना पड़ता है कि इनमें से कोई 2-4 चीज़ें आ गई तो ठीक है, अदरवाइज हम बायोटेक्नोलॉजी को टच नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को और सिंप्लीफाइड वे में समझे कि बायोटेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली अपने एग्जाम में कर पाएं। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो IBPS AFO UPSSC FCI जैसे एग्जाम्स के लिए रहेगा। हम बहुत ज़्यादा एडवांस बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, पर बेसिक बायोटेक्नोलॉजी जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है उसको इन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ये फाउंडेशन क्लासेस हैं जहाँ पर हम कंसेप्ट प्लस MCQ की जो अप्रोच है वो लेकर चल रहे हैं कि पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसी से रिलेटेड MCQs जो है कैरी ऑन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेली फ्री क्विज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, मिनी PDFs जो आपके बहुत काम आएंगे। तो मेक श्योर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, इसका लिंक आपके चैट बॉक्स में गिवन है। And now coming to the first topic of biotechnology, which is plant tissue culture. ठीक है, जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, यानी कि पौधे के किसी सेल को, किसी कोशिका या किसी टिश्यू को आप आर्टिफिशियली यानी कि लैब में बनाते हैं, उससे एक पूरा पौधा लैब में बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज एज वेल एज ऑर्गन्स इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है जो लैब में बनाए गए हैं, ग्लास के अंदर बनाए गए हैं। इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है ग्लास, तो टेस्ट ट्यूब्स में, पेट्री प्लेट्स में, इनमें बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम इन विट्रो रखा गया है। ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, अब वो टेस्ट ट्यूब बेबीज टेस्ट ट्यूब में नहीं बनते, वो माँ के वुम में ही बनते हैं, लेकिन उसका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो टेस्ट ट्यूब में हुआ है, इसीलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज डिफाइंड एज द कल्चरिंग प्लांट सीड्स। तो हम क्या क्या चीज़ों को कल्चर कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत? हम यहाँ पर जो है सीड्स को कल्चर कर सकते हैं, ऑर्गन को कल्चर कर सकते हैं, एक्सप्लांट को कर सकते हैं, टिश्यूज को कर सकते हैं, सेल को करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को करते हैं, यानी कि कोई भी पार्ट हो आप उसे कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं? तो पहला चीज होती है टोटीपोटेंसी, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को टोटीपोटेंसी ऑलरेडी पता भी होगा कि क्या होती है। तो टोटीपोटेंसी क्या होती है? एक स्पेशल शक्ति होती है, जैसे शक्तिमान के पास थी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल शक्ति है जो सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। क्या है ये शक्ति? ये शक्ति है कि एक प्लांट सेल जो एक स्पेशलाइज्ड सेल है ना, जैसे कि आपने लीफ का सेल लिया, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल हो गया। एक सेल से क्या बन सकता है? पूरा प्लांट दोबारा बन सकता है। सिर्फ एक सेल से पूरा प्लांट दोबारा बन सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइव प्लांट सेल, जो हमारा सेल है वो लाइव होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। मृत सेल कुछ नहीं कर सकता है, डेड सेल कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, हैव जेनेटिक पोटेंशियल, अब ये उसकी जेनेटिक पोटेंशियल है, उसके अंदर से है, उसके जीन्स में है। When cultured in nutrient media, जब वो कल्चर मीडिया पर, न्यूट्रिएंट मीडिया पर रखा जाता है, कल्चर किया जाता है, तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्लांट बना सकता है, एक पूरे पौधे में परिवर्तित हो सकता है। अ सिंगल सेल टू मेक अ मल्टीपल सेल्युलर प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी।
अगर आप किसी एनिमल सेल को कल्चर में रख दें, न्यूट्रिशन दें, खाना पीना दें, तो उससे पूरा जो है आदमी नहीं बनाया जा सकता। कि कहीं कहीं आप मीनाक्षी मैम का एक सेल ले लेते हैं और इन विट्रो कल्चर कर देते हैं, एक दूसरी मीनाक्षी मैम तैयार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसमें? प्लांट्स में हो सकता है। तो ये जो स्पेशल शक्ति है ना, ये सिर्फ प्लांट्स के पास होती है और इसी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या स्टेप होते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हमें क्या क्या करना होगा, है ना। तो सबसे पहले आप प्लांट टिश्यू कल्चर में एक एक्स प्लांट लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लांट का मतलब है प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे लीफ ले लिया है ना, बड ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका प्लांट आप लेते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन होता है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट के पास जो भी शक्तियां हैं वो भूल जाता है पहले। ठीक है, आपको कुछ नया सीखने के लिए पुराना भूलना होगा। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में आ रहे हैं लेकिन इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड है, मुझे तो बायो समझ ही नहीं आती है, तो आपको एक्चुअल में इस क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात भूलनी होगी कि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है। एक ओपन माइंड के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ क्लास में बैठेंगे तो चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। वही सेल के साथ है। तो हमारा जो सेल है ना, हमारा सेल मान लीजिए हमने लीफ से लिया है, ये एक लीफ का सेल है। लीफ का सेल है तो इसको क्या क्या करना आता होगा आपके हिसाब से? अगर ये कोशिका लीफ की है, सेल की है, तो इसमें क्लोरोफिल जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लोरोफिल के साथ साथ हमें ये पता है कि इसको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना आता है। ठीक है, इसको फोटोसिंथेसिस करना आता है। ठीक है, तो अब ये जो सेल है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसके पास क्लोरोफिल है, उससे रूट कैसे बन जाएगी, उससे फ्लावर कैसे बन जाएगा, उससे बड कैसे बन जाएगा, उससे बार्क या स्टेम कैसे बन जाएगी, इसको तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना आता है। हमें पता है रूट के सेल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो पहले इसे अपनी उन चीज़ों को भूलना होगा, है ना। ये यहाँ से जब नए सेल्स बनाएगा, डिवाइड होगा, है ना, ये सेल बोलता है कैलस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल का एक गुच्छा होता है जिसे हम कैलस कहते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है? डी डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि इसका जो भी इसने सीखा था वो सब वापस भूल गया है। ठीक है, इसने जो सीखा, जो स्पेशलाइजेशन की, और ये बहुत मेहनत से पढ़ पढ़ा कर लीफ का सेल बना, आज हम इसको कह रहे हैं सब भूल जाओ। तो ये होता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे क्या बनता है? कैलस बनता है। अभी जो कैलस के सेल है ना, ये बिल्कुल नया बच्चा है। जैसे दुनिया में नया बच्चा आता है ना, अब उसको कुछ नहीं पता, आप जो समझाएंगे वो समझेगा, जो सिखाएंगे वो सीखेगा। एक पंजाबी बच्चा है, लेकिन आप अगर उसे उसके पैदा होते ही फ्रांस में रखेंगे तो वो फ्रेंच बोलनी ही सीखेगा, पंजाबी बोलनी नहीं सीखेगा, है ना। तो ऐसा ही हाल इसका है, क्योंकि ये अब बिल्कुल नए सेल हैं, कोरे कागज है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर से क्या होता है? रीडिफरेंशिएशन होता है। इनमें फिर से क्या होता है कि ये अपना काम फिर से बांटते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, इसको मैंने कहा आपको लीफ का सेल बनना है। एक नॉर्मल सेल है, इसको मैंने कहा आपको ब्रांच का सेल बनना है। एक नॉर्मल सेल है, इसको मैंने कहा आपको फ्लावर का सेल बनना है। एक नॉर्मल सेल है, इसको मैंने कहा आपको रूट का सेल बनना है। जो ये नॉर्मल सेल कैलस में दिख रहे हैं, इनको मैंने दोबारा से नए काम दिए हैं। इसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। समझ गए क्या है? आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने 10वीं में कॉमर्स लिया था। ठीक है, 10वीं के बाद जब 11वीं आई, आपने कॉमर्स लिया था, कॉमर्स से 11वीं करी, कॉमर्स से 12वीं करी। ठीक है, ऐसे इसने लीफ सेल बन गया। तो ये आपने क्या की? स्पेशलाइजेशन की। 10वीं तक सब कुछ सेम पढ़ रहे थे, 11वीं में आपने कॉमर्स लिया तो आपका क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ। कुछ बच्चे आर्ट्स में चले गए, कुछ बच्चे कॉमर्स में चले गए, कुछ बच्चे साइंस में चले गए। आप एक कॉमर्स वाले बच्चे थे, यानी कि ये क्या था? पहला डिफरेंशिएशन था।
ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि आप 12th के बाद चाहे आपने कॉमर्स पढ़ा है, आप पीछे का जो 11th 12th में जो भी पढ़ा वो सब भूल जाइए, 10वीं पर वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। तो आप सब भूल गए, राइट, और आप 10वीं पर वापस आ गए, तो इसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब 10वीं से फिर मैं कहती हूँ अब कॉमर्स नहीं लेना, अब साइंस लेना है। ठीक है, अब आप साइंस पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि आपको कॉमर्स का कुछ भी याद नहीं है, आप 10वीं के बाद सीधा साइंस वाले सब्जेक्ट में जा रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, री डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल का एक नॉर्मल कैलस बनाना, एक नॉर्मल सेल बनाना। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, और उस नॉर्मल सेल से फिर से स्पेशलाइज्ड सेल बनाना ताकि लीफ, ब्रांच, फ्लावर, रूट सब कुछ बन सके और एक पूरा पौधा डेवलप हो सके, जिसके रूट्स भी है, शूट्स भी हैं, फ्लावर भी है, लीफ भी है, उसमें सब कुछ पाया जाता है। इसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। और इस डी-डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के कारण ही हमारा पौधा टोटीपोटेंसी शो करता है, यानी कि एक सेल से पूरा पौधा जन्म ले सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमने जैसे ऊपर से कोई सैंपल लिया है, बिल्कुल प्लांट के टिप से लिया है, तो उसमें मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेम टिश्यू वो होते हैं जो बेसिकली अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको कोई वायरस फ्री प्लांट बनाना होता है ना, तो आपको हमेशा जो सैंपल है वो मेरिस्टेम टिश्यू से लेना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरिस्टेम टिश्यू में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब उनको काम मिलता है और वो एक पूरा पौधा बनाते हैं। ठीक है, अब इस पौधे से आपने सैंपल लिया प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, अभी तक सैंपल नहीं लिया था, है ना, तो ये पौधा बनकर तैयार हो गया है। अब आपने सैंपल लिया, सैंपल जब लेते हैं, लीफ का सैंपल लिया जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, और उससे कैलस फॉर्मेशन होता है, उस लीफ के सेल से नॉर्मल सेल बनते हैं, इसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। उस अलग अलग जो कैलस के सेल हैं, जो नॉर्मल है, जिनके पास पीछे का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फिर से रीडिफरेंशिएशन करते हैं और एक पूरे पौधे को जन्म देते हैं। तो ये पूरी कहानी होती है आपकी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की। अब मैंने आपको डी और री तो बता दिया, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन नहीं बताया यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन से पहले डिफरेंशिएशन होता है। एक आपका एग है, ठीक है, अंडा है, अंडे प्लस पॉलन मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलन मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, अभी जो जाइगोट का सेल है ये भी एक नॉर्मल सेल है, ये कोई स्पेशलाइज्ड सेल थोड़ी ना है। ठीक है, अभी जाइगोट से आपका क्या बनता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बन रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो नेचुरल तरीके से बन रहा है, एक पॉलन मिला, एक एग मिला, जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन करके अलग अलग सेल बनाता है और पूरे पौधे को जन्म देता है। अब उन अलग अलग सेल में से हमने लीफ का सेल लिया, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, स्पेशलाइज्ड सेल है, और इसको हम कहते हैं सब कुछ वापस भूल जाओ, वापस से एम्ब्रियो जैसे बन जाओ, तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन होना। और उसको फिर से कहते हैं, एक फिर से नया प्लांट बनाओ, तो इसको कहते हैं रीडिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो ये आपके जो है मेन है जो प्लांट टिश्यू कल्चर से पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैंने इतनी देर इसको एक्सप्लेन भी किया है। इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है एक्स प्लांट क्या होता है। तो एक्स प्लांट एक फ्रेगमेंटेड प्लांट टिश्यू है दैट इज यूज्ड टू स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एक छोटा सा सैंपल हमें चाहिए होता है पौधे से। वो छोटा सा सैंपल पत्ती भी हो सकती है, कोई बड भी हो सकता है, कोई छोटी सी स्टेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट को जब आप ऐसे पेट्री प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडिया पर रखते हैं जिसमें उसको सारे पोषक तत्व मिलते हैं, तो वो इस तरीके से सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। सेल बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर उनका एक गुच्छे बन जाते हैं जिनको कैलस कहा जाता है। तो कैलस क्या है, कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, नॉट डिफरेंशिएटेड सेल्स।
जो डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होते उनका एक गुच्छा है, उनका एक लंप जैसा बन गया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैलस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लांट क्या है? जो हमने पुराने प्लांट से कोई चीज ली जिससे हम प्लांट टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। जब उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पर रखते हैं और सेल डिवाइड होते हैं तो उसको हम कैलस कहते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ हार्मोन, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है मेन प्लांट टिश्यू कल्चर से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है रोल ऑफ हार्मोन्स। ऑक्सिन क्या करता है, साइटोकिनिन क्या करता है? हाई ऑक्सिन साइटोकिनिन रेशियो है तो क्या होता है? हाई साइटोकिनिन ऑक्सिन रेशियो होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है? कैलस फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मास बना है। इस कैलस फॉर्मेशन में यदि आप ऑक्सिन कम और साइटोकिनिन ज्यादा डालेंगे, यानी कि लो ऑक्सिन टू साइटोकिनिन कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लो ऑक्सिन टू साइटोकिनिन कंटेंट है, इसका मतलब शूट फॉर्मेशन होगा। यानी कि देखिए ऊपर जो है स्टेम आ गई है, स्टेम के ऊपर पत्तियां आ गई है, तो ये क्या हो गया है? शूट फॉर्मेशन हो गया है। जब हाई ऑक्सिन टू साइटोकिनिन रेशियो डालेंगे, ठीक है, तो रूट फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस पौधे में रूट्स बनना शुरू होगी। तो पहले इस पौधे में हमने लो ऑक्सिन साइटोकिनिन रखा, शूट आ गई, फिर इस पौधे को दूसरे मीडिया पर ट्रांसफर किया जाता है जिसमें हाई ऑक्सिन साइटोकिनिन होता है, तो इसमें रूट आ जाती है। अब रूट भी आ गई, शूट भी आ गई, यानी कि पूरा पौधा बनकर तैयार हो गया। तो सिर्फ पोषक तत्वों के से काम नहीं चलेगा, पोषक तत्वों से कैलस तक तो काम चल जाता है, लेकिन शूट और रूट इनिशिएशन के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। लो ऑक्सिन टू साइटोकिनिन शूट फॉर्मेशन करता है, हाई ऑक्सिन टू साइटोकिनिन रूट फॉर्मेशन करता है। और ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक्सप्लांट लेते हैं, इस तरीके से कोई लीफ ली, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पर रख दिया। न्यूट्रिएंट मीडिया आपका जो है मुरेस्गी एमएस मीडिया जिसको कहते हैं, मुरेशगी एंड स्कूग मीडिया, ठीक है, उस पर ये रखा जाता है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि कैलस बनाता है। कैलस के बाद अगर आप हाई ऑक्सिन साइटोकिनिन दे रहे हैं तो रूट फॉर्मेशन होता है। फिर आप लो ऑक्सिन साइटोकिनिन देते हैं तो शूट फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपका पूरा पौधा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये पौधा सिर्फ लैब में बना है, इस पौधे को बाहर रहना नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ दिन ग्रीन हाउस में रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्डनिंग कहते हैं। तो हार्डनिंग क्या है? हार्डनिंग है कि हम अपने लैब के पौधे को सबसे पहले ग्रीन हाउस में रखते हैं, ग्रीन हाउस के बाद उसको फील्ड में रखते हैं। तो ये होता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट का टिश्यू लेकर हमने उसका कल्चर किया है, इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, एक तो कल्चर मीडिया आपका होता है एमएस मीडिया, जो कि सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कभी कभी N6 मीडिया का इस्तेमाल भी किया जाता है। N6 मीडिया में एनर्जी के लिए, यानी कि सेल्स को एनर्जी मिले, इसके लिए सुक्रोज डाला जाता है, जो कि 2 से 4% होता है, और इसमें कुछ अमाइनो एसिड भी डाले जाते हैं। तो ये किस किस में काम आता है? ये जनरली जब हमने ट्रिटिकेल बनाया है ना, ट्रिटिकेल किस किस का क्रॉस है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, व्हीट और राई का क्रॉस है, इसको हम कहते हैं ट्रिटिकेल। तो ये एक इंटर स्पेसिफिक इंटर जेनरिक हाइब्रिड है। तो इसके जो हाइब्रिड है वो नेचुरली नहीं बनते हैं, ये लैब में ही हमें प्रोपागेट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, राई है या ब्रासिका स्पीशीज में अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो कुछ अमाइनो एसिड भी आपको ऊपर से डालने पड़ते हैं, तो इसको हम N6 मीडिया कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सिन और साइटोकिनिन्स का मेन रोल है, जो आपको पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब और कुछ चीजें भी हैं जो आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में ध्यान में रखने हैं, यानी कि लाइट कितने घंटे देनी है ना। प्लांट बिना लाइट के प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। तो लाइट उसे 12 से 18 घंटे देनी है, स्पीशी टू स्पीशी डिपेंड करेगा। लाइट इंटेंसिटी
50,000 से 10,000 लक्स हो सकती है। डार्कनेस 12 से 6 घंटे आपको देनी है। टेम्परेचर लगभग जो है 20 से ऊपर और 25 से नीचे रखना होता है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें लैब में ध्यान रखना है ताकि हमारा प्लांट एक हेल्दी प्लांट बने और अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एनवायरमेंटल थिंग्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना है, तभी हमारा प्लांट जो है इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में जर्मिनेट करेगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब आपने हैप्लॉइड प्लांट जरूर सुने होंगे और प्लांट टिश्यू कल्चर की जब बात होती है हैप्लॉइड प्लांट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके किसी भी सेल, किसी भी कोशिका में हर क्रोमोसोम, हर गुणसूत्र के 2-2 कॉपी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। ज्यादातर जीव डिप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन अगर उनमें 2-2 कॉपी ना हो करके क्रोमोसोम के सिर्फ एक ही कॉपी होती है तो उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड होता है, ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी हम बना सकते हैं जो हैप्लॉइड हो सकते हैं। इनको जनरली रिसर्च के लिए बनाया जाता है, इनका और कोई पर्पस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमें हैप्लॉइड प्लांट बनाने, ऐसे प्लांट बनाने जिसमें क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी हो, तो हम किस ऑर्गन या किस अंग से बना सकते हैं? ऐसे तो सिर्फ 2 ही अंग होते हैं पूरे प्लांट में, 2 ही सेल होते हैं पूरे प्लांट में जिनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है, और वो 2 सेल होते हैं आपके पोलन और एग। यानी कि अगर हम पोलन और एग को प्लांट टिश्यू कल्चर की तकनीक से प्लांट बनाना चाहें तो ये हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हैप्लॉइड प्लांट्स वर डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किए गए थे? तो ये थे आपके क्या कहते हैं, गुहा एंड महेश्वरी। ठीक है, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि गुहा कोई मेल का नाम है और महेश्वरी किसी फीमेल का नाम है। वैसे आई वॉज रॉन्ग एंड होपफुली आप लोग भी इस पे गलती होंगे। तो एक्चुअली जो गुहा का जो नाम है वो क्या है? गुहा का नाम है आपका शिप्रा गुहा मुखर्जी, तो ये एक फीमेल है। ठीक है, और माहेश्वरी का पूरा नाम है सतीश चंद्र महेश्वरी, यानी कि ये एक मेल है। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट्स की टेक्निक इन्होंने डेवलप की, कैसे डेवलप की? एंथर कल्चर के द्वारा। जो आपके क्या कहते हैं, ये पुंकेसर कोश होते हैं जिसको हम एंथर कहते हैं। एंथर को अगर आप कल्चर करेंगे तो उसमें पोलन होते हैं, पोलन से हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। उन हैप्लॉइड सेल से अगर आप प्लांट बनाएंगे तो उसे हम एंथर कल्चर के लिए मतलब बोलेंगे कि एंथर कल्चर से हुआ है, और इससे क्या डेवलप होते हैं? इससे हमारे हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होते हैं। तो बस ऐसे ही करना है, एक बड लेना है, बड को साफ सुथरा करना है, ठीक है, स्टेरिलाइज करना है, स्टेरिलाइज करके फिर से वॉश करना है, वॉश करके इसमें से आपको एंथर निकाल लेने हैं। एंथर निकाल के एंथर को जो है आर्टिफिशियल मीडिया पर रखना है। एंथर से क्या होगा? आपका प्लांट डेवलप होगा जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट होगा। हैप्लॉइड प्लांट का मतलब है उसके हर सेल में अब क्रोमोसोम की 2 नहीं 1 ही कॉपी जो है प्रेजेंट होती है। तो जो रिसेसिव जीन होती है उनका इफेक्ट भी हम आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट की जरूरत क्या थी, है ना? आपको किसी जीन में म्यूटेशन करके देखना है कि क्या होता है। हैप्लॉइड प्लांट में वो आसान होता है क्योंकि हर जीन की एक ही कॉपी है, दूसरी कॉपी है ही नहीं, है ना? तो उस म्यूटेशन से उस जीन में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या इफेक्ट आ रहे हैं, आप आसानी से उस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, है ना? हाइब्रिड्स डेवलप करने हैं तो उनमें भी हैप्लॉइड प्लांट्स आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होंगे, उसको आप जल्दी से किसी और के साथ क्रॉस करवाइए इजीली, और उस सेल को किसी और सेल के साथ फ्यूज करवाइए और आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनकर या सोमेटिक हाइब्रिड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील जब भी डोमिनेंट एलील होती है तो अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर पाती है, लेकिन हैप्लॉइड सेल में उसका काउंटर पार्ट होता ही नहीं है, एक ही होती है, तो वो अपना इफेक्ट शो कर पाती है। यानी कि रिसेसिव एलील्स का इफेक्ट आप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है,
प्रोड्यूसिंग फुली होमोजाइगस लाइन, होमोजाइगस लाइंस डेवलप कर सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांट में क्रोमोसोम डबलिंग के द्वारा एक ही जनरेशन में होमोजाइगस लाइन डेवलप की जा सकती है। हालांकि अगर हम प्लांट ब्रीडिंग से उसको करना चाहें तो उसे हमें 5 से 6 साल लग जाते हैं। स्टडी क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान, अर्धसूत्री के दौरान गुणसूत्र कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्टडी करने के लिए भी हैप्लॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये सारे यूजफुल चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बट इससे क्वेश्चन कम ही आएगा। जनरली पूछा जाता है हैप्लॉइड प्लांट टेक्निक किन्होंने दी, या फिर एंथर कल्चर किन्होंने दिया, या फिर एक हैप्लॉइड प्लांट क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब है कि हम एक ही सेल से, एक छोटे से एक्सप्लांट से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट बना सकते हैं एक ही जेनरेशन में, थोड़े से टाइम पीरियड में। कुछ ही महीनों में बहुत सारे प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे, तो इसको हम माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। दूसरा है डिजीज फ्री प्लांट। अगर आपके पास ऐसा कोई पौधा है जिसमें वायरस डिजीज बहुत आती है, तो उसमें डिजीज से बचाने के लिए, वायरस की डिजीज स्पेशली विषाणु जिसको आप कहते हैं, उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेम से सेल ले सकते हैं और उन सेल को आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो करके उससे प्लांट बना सकते हैं। मेरिस्टेम से सेल लेकर जो प्लांट बनाए जाते हैं वो अक्सर वायरस फ्री होते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा पौधा है जो बीज नहीं बनाता, उसको संरक्षित करना है तो कैसे करेंगे, हम उसको प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा उसको संरक्षित किया जा सकता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, हो सकता है कि आपको पौधे की जरूरत नहीं है लेकिन पौधे में एक केमिकल बनता है उसकी जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और उनसे वो केमिकल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किसी को ठीक करने में, मेडिकल या मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा सकता है ना। ईयर राउंड सप्लाई आपको मिल सकती है। विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हम ऐसे पौधे बना सकते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, यानी कि तापमान से संवेदनशील नहीं है, या फिर फोटो पीरियड से संवेदनशील नहीं है, जो पूरे साल भर आपको फ्रूट दे सकते हैं। जैसे कि एप्पल्स हैं, आप आजकल देखते हैं ना एप्पल्स, वैसे वो स्टोर्ड हाउस वाली होती है ज़्यादातर, वो ऑल द राउंड आपको अब एप्पल्स जो है मार्केट में मिलती हैं। एक कारण है उसका कोल्ड स्टोरेज और दूसरा कारण है ऐसी वैरायटीज़ का डेवलप होना जो ऑफ सीजन में भी फ्रूट दे सकती हैं, यानी कि पूरे साल उसकी सप्लाई रुकेगी ही नहीं। तो ऐसे प्लांट्स आप डेवलप कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से। हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं जिन पर हम रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे हाइब्रिड बना सकते हैं जो नेचर में अपने आप नहीं बन सकते हैं, जैसे कि व्हीट का राई के साथ क्रॉस होना, या किसी और प्लांट का जो दो आपस में एक दूसरे के साथ नेचुरल तरीके से क्रॉस नहीं होते, हाइब्रिड नहीं बनाते हैं, उनको हम लैब में हाइब्रिड उनसे बना सकते हैं। उनके दोनों सेल को फ्यूज कर सकते हैं और सोमैटिक हाइब्रिड्स बना सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो रेस्क्यू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्पीशीज में फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन एम्ब्रियो मर जाता है। ऐसे एम्ब्रियो को बचा सकते हैं, उसको निकाल के आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो आप करते हैं, जैसे बीटी कॉटन बनाना, आपका गोल्डन राइस बनाना, उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद लगती है। अगर आप किसी सेल में जीन डाल रहे हैं तो उसी सेल से आप सारे प्लांट बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको प्लांट टिश्यू कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो है वो आपको मिलती हैं। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमें रिकॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो हमें सब प्लांट एक जैसे मिलेंगे, लेकिन उसमें भी हम सोमा क्लोनल वेरिएंट्स को ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सोमा क्लोनल वेरिएंट हो जो पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छा हो और हमारे काम आ सके। इसके सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओहो, आज तो गलती हो गई है, तो मैं इस पे एनिमेशन लगाना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस वन। ठीक है, तो आज की क्लास तो आपको ऐसे ही लेनी पड़ेगी विद आंसर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान रखूँगी कि आपका ये एनिमेशन रहे और आपको ये आंसर दिखाई ना दे।
ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज प्राइमरीली यूज्ड टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के समय पर, उतक संवर्धन के समय पर रूट फॉर्मेशन, जड़ों का जो बनना होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? साइटोकिनिन के कारण होता है, जिब्रेलिन के कारण होता है, ऑक्सिन के कारण होता है, या इथाइलिन के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? जो रूट फॉर्मेशन है वो किसके कारण होता है? रूट फॉर्मेशन बेसिकली होता है हाई ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन रेशियो। ठीक है, हाई ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन रेशियो से होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी आएगा, ऑक्सिन। ठीक है, पहला गलत भी हो गया। ठीक है, ऑक्सिन, जब ऑक्सिन ज्यादा होगा, साइटोकिनिन कम होगा, तब वहां पर क्या होगा? रूट इनिशिएशन होगा। तो ऑक्सिन का ज्यादा होना जरूरी है फॉर रूट इनिशिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू द होल प्लांट इज नोन एज। एक प्लांट का पौधा, एक प्लांट का सेल पूरे पौधे को जन्म दे सकता है। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंसी मतलब एक सेल पूरे पौधे को फिर से जन्म दे सकता है। इस पर्टिकुलर शक्ति को, इस स्पेशल शक्ति को जो शक्तिमान के पास है, इसे हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दिस वन कि आपको आंसर्स ऑलरेडी पहले से विजिबल है, नेक्स्ट क्लास में नहीं होंगे। मैं इनमें एनिमेशंस लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैम तो पहले ही आंसर शो कर रही हैं। राइट, चलिए, विच मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर? कौन सा मीडियम है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है? तो ज्यादातर मुरेशगी एंड स्कूग मीडिया का इस्तेमाल होता है। जो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? एमएस मीडिया भी इसको हम कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कैलस इज अ मास ऑफ। कैलस क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, कैलस अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स का एक मास होता है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिसके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो एक नॉर्मल सेल है। अभी ना वो लीफ सेल बना, ना रूट सेल बना, ना बार्क सेल बना है, तो वो कैलस फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी कि इनमें अभिवेदन नहीं हुआ है या अभिवेदित नहीं है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर वायरस एलिमिनेशन फ्रॉम प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यूज में वायरस को हटाना है, वायरस को एलिमिनेट करना है, या कहें कि वायरस फ्री प्लांट बनाने हैं, तो इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए मेरिस्टेम कल्चर लिया जाता है। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है? जहां से पौधा बढ़ रहा है, ऊपर की जो टिप होती है, यहाँ पर आपको मेरिस्टेम टिश्यू मिलते हैं। उन टिश्यूज को लेकर अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो आपको वायरस फ्री प्लांट मिलते हैं, और इसी को हम मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रोटोप्लास्ट आर प्लांट सेल्स विदाउट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, वैसे मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर नहीं बताया है, बट सेल वॉल होती है हमारे प्लांट सेल के पास। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, दीवार जो है हमारी कोशिका की। इसके अंदर जो है आपका ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। यदि किसी भी कारण से, जैसे कि जनरली हम जब हाइब्रिड्स बनाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं, तब हम इस बाहर की सेल वॉल को हटा देते हैं, और जो बाहर की सेल वॉल हटाने के बाद जो सेल बचता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। एक पौधे या पादप कोशिका जो बिना कोशिका भीति या सेल वॉल के बिना होता है, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू कल्चर। पहला जो स्टेप है टिश्यू कल्चर के टाइम पर, वो क्या हो सकता है? वो सब कल्चरिंग हो सकता है, वो हार्डनिंग हो सकता है, वो स्टेरिलाइजेशन हो सकता है, या एक्सप्लांट प्रिपरेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम एक्सप्लांट लेते हैं
किसी पौधे से एक छोटा सा सेल लेंगे तभी तो उसका प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे। फिर उस एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उसको कल्चर करते हैं, फिर उसको सब कल्चर करते हैं। जब पौधा बन जाता है फिर उसकी हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो डी एक्सप्लांट प्रिपरेशन यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। सोमा क्लोनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन, सोमा क्लोनल वेरिएशन कहाँ देखी जाती है या किस में देखी जाती है? देखिए, सोमा क्लोनल का मतलब समझिए, सोमा का मतलब है सोमैटिक सेल्स, यानी कि कायिका कोशिका। ठीक है, कायिका कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल्स। और क्लोन आपको पता है, ये क्लोन क्या होता है, किसी की कॉपी बनाना है ना, कॉपी करना। जैसे कि आपने रोबोट देखी थी ना, रोबोट मूवी में उसके बहुत सारे क्लोन्स बना लेते हैं। तो सोमा क्लोनल मतलब एक कायिका कोशिका से बहुत सारे क्लोन्स बनाए हैं, इसको सोमा क्लोनल कहते हैं। वेरिएशन मतलब उनमें विभिन्नता दिखाई दे रही है। देखिए, जनरली जो सोमा क्लोन्स होते हैं उनमें वेरिएशन नहीं होती, विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सब एक ही सेल से बने हैं। लेकिन अगर फिर भी इनमें विभिन्नता पाई जा रही है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो इसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन हमें टिश्यू कल्चर में ही देखने को मिलेगा जब हम सोमा क्लोन्स बनाएंगे। तो सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन माइक्रो प्रोपगेशन द फेज इन्वॉल्विंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ शूट्स, माइक्रो प्रोपगेशन जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट कर रहे हैं, यानी कि शूट जो ऊपर का हिस्सा है, मिट्टी से ऊपर के हिस्से को शूट कहते हैं प्लांट में, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इसको हम स्टेज 2 कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, इसको हम स्टेज 2 ही कहते हैं। ठीक है, Which of the following is a natural cytokinin used in plant tissue culture? प्लांट टिश्यू कल्चर में हमें दो हार्मोन की जरूरत पड़ती है, एक होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन और दूसरा आपका होता है साइटोकिनिन हार्मोन। लेकिन ये कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, इसका नेचुरल साइटोकिनिन हार्मोन जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? IAA है, 2,4-D है, NAA है या जिएटिन है? तो जिएटिन है, क्योंकि IAA, 2,4-D और NAA ये तीनों ही आपके ऑक्सिन है, ये साइटोकिनिन है ही नहीं। ठीक है, 2,4-D एक हर्बिसाइड भी है। इस हर्बिसाइड को अगर हम कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑक्सिन की तरह बिहेव करता है, और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये हर्बिसाइड की तरह बिहेव करता है, जो खरपतवारों को, ब्रॉड लीफ जो वीड होते हैं उनको मारने में काम आता है। ठीक है, Which method is best suited for rapid clonal multiplication of elite plant material? आपको किसी भी प्लांट मटेरियल के रैपिड मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बहुत सारी कॉपीज बनानी है जल्दी जल्दी, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रो प्रोपागेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप एक ही सेल से जल्दी से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व्ड। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जब कायिका कोशिका से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, तो इस प्रोसेस को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, है ना। जब हमारी सोमैटिक कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण होता है तो उसे हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, Which plant part is commonly used as explant? एक्सप्लांट हम किसको लेते हैं? बीज को, पत्ती को, जड़ को, या फिर किसी को भी ले सकते हैं। तो एक्सप्लांट आपके पौधे का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई बड, कोई लीफ, कोई स्टेम, कोई रूट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द हार्डनिंग प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स। हार्डनिंग क्या होती है टिश्यू कल्चर में? जो प्लांट सेल्स अभी प्लांट बनाए हमने लैब में, उसको हम सीधा फील्ड में ना ले जा करके सबसे पहले ग्रीन हाउस में कुछ टाइम के लिए लगाते हैं। ये क्या करता है? ये एक्लिमेटाइजेशन करता है, ये धीरे धीरे कंडीशन से एडजस्ट होना सीखता है, तो इसी को हम प्लांट हार्डनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। Which of the following technique is used to produce haploid plants? इनमें से कौन सी टेक्निक है जो हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो हैप्लॉइड प्लांट या तो एंथर कल्चर से बनाया जा सकता है, या पॉलन से बनाया जा सकता है, या फिर एग से बनाया जा सकता है, या ओव्यूल से बनाया जा सकता है।
ठीक है, इनमें से किसी से भी आप हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, पोलन से, एग से, ओव्यूल से या एंथर कल्चर से। इसके अलावा कुछ और भी आपके ऑप्शन में आता है तो वो राइट आंसर नहीं होगा। चलिए, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे प्लांट टिश्यू कल्चर से। आई होप आप लोगों को क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी और बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी आसान भी लगी होगी। अगर आप IBPS AFO के लिए प्रिपेयर करें, हमारा सुपर 500 बैच जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है 27 जून से, जिसकी कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है। ये एक फाउंडेशन लेवल बैच है जिसमें आपको सारी क्लासेस फ्रॉम बेसिक मिलती हैं। दूसरा आपका टारगेटेड बैच है। टारगेटेड बैच में नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, कंटेंट सारा पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। टारगेट जो आपका बैच है ये 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें जिसमें एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और IBPS AFO की अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे इनमें एनरोल करना है, या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपके चैट बॉक्स में है, या फिर आप गूगल पर जाकर अड्डा 24/7 टाइप कर सकते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन होगी एप्लीकेशन से एनरोल कीजिए, उसमें आपकी फीस थोड़ी सी और कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वेबसाइट, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाइए, एग्रीकल्चर को चूज कीजिए, IBPS AFO को चूज कीजिए। ये आपके IBPS AFO के बैच हैं, टारगेट बैच, सुपर 500 बैच, जिसमें भी आपको करना है दोनों ही प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट बैच है, जिसमें प्रीलिम्स की क्लासेस आपकी जो है सुपर 500 में ऑलरेडी गोइंग ऑन है, जो कल से ही शुरू हुई है 3 जुलाई से, तो आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपका तरीका सेम होगा एनरोलमेंट का। सबसे पहले बाय नाउ पर क्लिक करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड आपका होगा Y448A और अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप Y448A अप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाता है। 2999 में आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आई थिंक 2700 हो जाएगा ये जब आप एप्लीकेशन से एनरोल करेंगे, और ये आपका टारगेट बैच है जो 16 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और आंसर्स पर एनिमेशन नहीं लगाने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर मिलेगी। गुड बाय, टेक केयर, एंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।